नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 यानी कि 50 के बीच की बात करेंगे। ठीक है, सो बिना देरी के लिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 26 क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में हमने ये सारे स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। ठीक, पहले ही मैंने बताया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, वो इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और कौन कौन सी फंक्शनिंग करता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है द कंडीशन ऑफ द ऑफिस एंड द टेन्योर ऑफ द ऑफिस आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 324। ठीक, देखा जाए तो 324 में जो है वो टेन्योर की बात नहीं की गई है। ठीक है, 324 में टेन्योर की बात नहीं की गई है। ठीक है, टेन्योर की बात 324 में नहीं की गई। 324 में बात ये की गई है कि कंपोजिशन की बात की गई है। ठीक है, 324 में किसकी बात की गई है, 324 में कंपोजिशन की बात की गई है कि वहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन होगा। तो ये बात की गई है अंडर आर्टिकल 324। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द सेकेंड इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सरसाइजेज द वीटो पावर ओवर द मैटर्स डिस्कस्ड इन द इलेक्शन कमीशन। यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो वीटो पावर को एक्सरसाइज करेगा जो भी मैटर डिस्कस हो रहा है किसमें, इलेक्शन कमिश्नर में। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हम बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, ये बिल्कुल सही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बिहाफ पर काम नहीं करता। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो उस हिसाब से हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा 26 का बी, वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इन ऑप्शंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है वो उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसी वजह से 25 जनवरी 1950 की वजह से 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, वोटर्स डे। ठीक, 25 जनवरी को हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज ए वोटर्स डे। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि 25 जनवरी को हम लोग एज ए वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा जब 25 जनवरी 1950 को, ठीक, जब ये इलेक्शन कमीशन बना था तो उस टाइम सिर्फ एक ही हमारे इलेक्शन कमीशन थे। यानी कि हम कह सकते हैं सिर्फ हमारे पास चीफ इलेक्शन कमीशन था, एक ही इलेक्शन कमीशन था। लेकिन 1989 में क्या हुआ कि यहाँ पर ये 3 मेंबर की बॉडी हो गई। एक हो गया इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हो गए हमारे क्या, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो 1989 यानी कि अगर कोई पूछेगा कि इनिशियली 3 मेंबर की बॉडी थी, तो इनिशियली ये 3 मेंबर की बॉडी नहीं थी, ये इनिशियली सिर्फ 1 मेंबर की बॉडी थी। तो ये भी आपको यहाँ से चीज़ पता रहनी चाहिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के फंक्शन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस में क्या आएंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के इनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि पूरे जो नेशन के जो पूरे इलेक्शन होंगे उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और अपार्ट फ्रॉम द स्टेट के जो इलेक्शन होंगे उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नेशन का मतलब क्या हो गया हमारा, लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट का मतलब क्या हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने आपको बताया था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पूरे देश में सिर्फ 6 स्टेट में हैं अभी। ठीक है, जिसमें से कौन कौन से हैं आप नाम बता सकते हैं कुछ के नाम, जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, कुछ के नाम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यूपी हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो निर्माण होता है वो होता है अंडर आर्टिकल 169। तो ये भी आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर अब बात किया जाए थोड़ा सा कि इन ऑप्शंस को अगर थोड़ा डिस्कस किया जाए, देखिए सबसे जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि द कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द टेन्योर ऑफ द
इलेक्शन कमीशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 324। ध्यान रखिएगा कि जो कंडीशंस हैं टेन्योर की ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत नहीं प्रोवाइड किया गया है। ये जो भी कंडीशंस हैं ये प्रोवाइड की गई हैं बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो भी कंडीशंस है ऑफिस ऑफ द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन या फिर जो रीजनल कमीशन है, तो वो प्रोवाइड की गई हैं या प्रोवाइड की जाएंगी बाय द प्रेसिडेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, आर्टिकल 324 में नहीं प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल 324 में सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि कंपोजिशन होगा कहाँ पर, किसका, इलेक्शन कमीशन का। और एक और चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बात किया, जब भी हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो जो इलेक्शन कमीशन होगा वो मैंने बताया कि लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराएगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। ये स्टेट लेवल पे होगा और ये नेशनल लेवल पे होगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, तो स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है वो इलेक्शन कंडक्ट कराएगा पंचायत का, ठीक, और म्यूनसिपाल्टी का। ठीक है, अगर पंचायत की बात की जाए तो पंचायत का निर्माण हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 के अंदर, और म्यूनसिपाल्टी का निर्माण हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंतर्गत। ठीक है, ये यहाँ से चीज़ें आपको इतनी पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको सब्जेक्ट्स के बारे में कि पंचायत में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, म्यूनसिपाल्टी में कितने आते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि पंचायत और म्यूनसिपाल्टी में एक में 18 आते हैं, एक में 29 आते हैं। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि किस में 18 आएंगे, किस में 29 आएंगे सब्जेक्ट्स। ठीक है, और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन का जो काम है, मैंने बताया था जैसे काम क्या है, ये लोकसभा का इलेक्शन कराना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराना। उसके अलावा जो भी कोई भी पार्टी है, ठीक है, तो पार्टी का जो सिंबल का एलोकेशन होता है वो भी कौन देखता है, वो भी इलेक्शन कमीशन देता है। इवन अगर पार्टी के सिंबल में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, कोई भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, कि कौन सिंबल लेगा, तो वो जो डिस्प्यूट है वो भी किसके पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा थोड़ा और बात करें कि चीफ इलेक्शन कमीशन के पास वीटो पावर होती है ओवर द मैटर डिस्कस्ड इन द इलेक्शन कमीशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वीटो पावर होती है। अगर कोई मैटर आता है इलेक्शन कमीशन के सामने, तो उस मैटर का जो रिड्रेसल है वो बेसिकली क्या कैसे किया जाता है, वो रिड्रेसल किया जाता है मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, यानी कि पहले चीफ इलेक्शन कमीशन आएंगे और उसके बाद बाकी के दो अदर इलेक्शन कमिश्नर आएंगे और वो तीनों मिलके मेजॉरिटी के साथ किसी भी डिसीजंस को लेते हैं। थर्ड लिखा हुआ कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है डज नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग जो है वो ऑफिस को होल्ड नहीं करता। ठीक है, कहने का मतलब है उसका प्रॉपर एक टेन्योर होता है। उसके अलावा अगर आपको उस चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना है तो आप उसके हटाने का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, उसके जो हटाने का प्रोसेस होगा वो सेम होगा, सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का जो प्रोसेस होगा वो होगा कैसा, सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप उसको हटा रहे हैं तो वो हटाने का कारण होगा सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सिर्फ दो बेसिस पे आप उसको हटा सकते हैं। पहला, अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है तब उसको हटा सकते हैं। या फिर अगर आप इनकैपेसिटी की बात करते हैं कि वो अब काबिल नहीं रह गया, तो आप उसको हटा सकते हैं। जैसे उसकी कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम हो गई, अब काबिल नहीं है डिसीजन देने की, तो उस कंडीशन में ये दो कंडीशन हो सकती हैं जिसके अंतर्गत आप इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 बात कर रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग। हमें इनके बारे में बात करनी है। पहले लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल, ओके, दूसरा नेशनल इमरजेंसी, और दूसरा लिखा हुआ है मार्शल रूल। विच ऑफ द अबव स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हैज़ और हैव एन इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। ओके, ठीक है, ये तीन चीज़ों की बात की गई है। इन तीन चीज़ों में किसमें फंडामेंटल राइट में इफेक्ट पड़ेगा किसी भी सिटीज़न के। ठीक है, तो इसकी बात की गई है। पहले लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्या है, प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है आर्टिकल 352
352 में, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है आर्टिकल 352 में, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है आर्टिकल 356 में, ठीक है। 352 में बात की गई है नेशनल इमरजेंसी की, दैट इज़ आर्टिकल 352। ओके, तो कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट रूल के केस में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर थोड़ी सी जगह में अगर कोई एक कुछ डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। या आप या बोल सकते हैं आप उसको गवर्नर्स का रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि गवर्नर रूल लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि इस कंडीशन में फंडामेंटल राइट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी, जिसे इंदिरा गांधी के टाइम पे भी लगी हुई थी। तो हाँ, इस कंडीशन में बिल्कुल जो फंडामेंटल राइट है उन पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक। थर्ड लिखा हुआ है कि मार्शल रूल, बिल्कुल मार्शल रूल के टाइम पे, मार्शल रूल का मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि जो भी मिलिट्री का रूल होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्शल रूल। तो ये भी इसके टाइम पर भी फंडामेंटल राइट जो होंगे आपको वो अफेक्ट होंगे। तो यानी कि जो पार्ट दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन सी 27 का जो ऑप्शन क्या है वो सी हमारा सही है। ओके, एंड यहाँ से आपको एक और चीज़ बतानी चाहिए कि जो इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो उस नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो सारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, अबॉलिश हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इवन हमारा जो आर्टिकल 19 है, दैट इज़ दी राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो जो फ्रीडम का आर्टिकल है, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, लिबर्टी, ठीक है ना, राइट टू प्रेस, ये सारे क्या हो जाते हैं, अबॉलिश हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे भी दो आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये अबॉलिश नहीं होते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 20 और 21 अबॉलिश नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 क्या बात करता है, आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ, ठीक। अभी अगर बात किया जाए, देखिए, राइट टू लाइफ एंड इसमें एक और चीज़ आती है, राइट टू लाइफ, ठीक है ना, टू लिव विद डिग्निटी, टू लिव विद डिग्निटी, ठीक। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी आई थी जिसमें बात कर रहे थे हम लोग रिगार्डिंग दी यूथनेशिया, ठीक है। यूथनेशिया क्या होता है, इच्छा मृत्यु का प्रावधान। तो इंडिया में जो है वो एक्टिव यूथनेशिया नहीं है, इंडिया में पैसिव यूथनेशिया है, ठीक है, पैसिव यूथनेशिया है इंडिया में। तो जब इसके बारे में बात कर रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीथिंग इज़ नॉट लिविंग। अगर आप क्या है, सिर्फ आप ब्रीथ कर रहे हैं तो वो लिविंग की कंडीशन में नहीं आता है, ठीक है। अगर अगर आपके आसपास का क्या है, अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं है, तो वो भी राइट टू लाइफ आपका एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आपके आसपास गंदा एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, आपका आर्टिकल 21 क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, यानी कि राइट टू लाइफ जो है वो क्या हो रहा है, राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है। तो ये भी आपको यहाँ से चीज़ें पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये इतना बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28 में लिखते हैं कि लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ये अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब क्या हुआ था, जब इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, तब ये जो अमेंडमेंट है वो हुआ था, ठीक। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इतने सारे प्रावधान इंक्लूड किए गए हैं कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बात कर रहा है कि इनमें से कौन सी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसको ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। ये तो आपको देखिए, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि इसको ऐड किया गया था टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और इसको इंक्लूड किया गया था, इसको ऐड किया गया था एज द आर्टिकल 39, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी हैं, ठीक है, ये हैं हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक के बीच में, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट, इससे पहले का पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट, वो है कहाँ तक, 12 से
35। आपको सारे पार्ट याद होने चाहिए। तो 36 से 51 है, तो उसमें से जो आर्टिकल 39 है, दैट इज़ दी टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, उसको ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद अगर बात किया जाए कि टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है, तो ये भी आर्टिकल को क्या ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और इसको दिया गया था आर्टिकल नंबर 39A। तो आर्टिकल नंबर 39A के अंतर्गत ये लिखा हुआ है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इक्वल जस्टिस, ठीक है ना, और फ्री लीगल एड, ये दिया हुआ था अंडर आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आर्टिकल 39 के अंतर्गत इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड का प्रावधान दिया हुआ था। ठीक, फिर हम बात करें अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से देखा जाए तो थर्ड बात करें, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इनकम एंड द स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड द अपॉर्चुनिटी, ये नहीं ऐड किया गया था। एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी, ऐसा भी कुछ बात नहीं किया गया था। यानी कि जो हमारा जो ऑप्शन 1 और 2 वो क्या है, करेक्ट है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसके डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया जैसे आपको कि आर्टिकल जो 28 है, जो हमारा DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, उसके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो 36 से 51 के बीच में आर्टिकल आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो स्टेट को करना चाहिए हमारे लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम करते हैं स्टेट के लिए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में आती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं अंडर आर्टिकल 51A में, और ये है हमारा पार्ट 4A। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधानों को क्या किया गया था, ऐड किया गया था। जैसे यहाँ पर ही मैंने बताया 39 को ऐड किया गया, 39A को ऐड किया गया, ठीक है, और उसके बाद एक और आर्टिकल ऐड किया गया था, दैट इज़ दी 48A। 48A में क्या बताया गया, 48 में बात बताया गया कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, ठीक, एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी। और आपको पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ही हमने 2-3 शब्दों को ऐड किया था प्रेम्बल में, जैसे सेक्युलर, ठीक है, इस शब्द को ऐड किया गया, और कई सारे इंटीग्रिटी, ठीक है, सोशल, ये सारे शब्द हैं, 3-4 शब्द हैं जिनको ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये आया था 1976 में। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि इनमें से कौन सा वो इंसान है जो प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ऑफिस होल्ड नहीं करता है, उसका एक फिक्स टेन्योर होता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल जो है उसका एक फिक्स टेन्योर होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है हु ऑफ द फॉलोइंग नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन होल्ड नहीं करता है, तो जो अटॉर्नी जनरल है वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ऑफिस होल्ड करता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है कैग, दैट इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है कैग जो है ये क्या है, ये ऑफिस ऑफ प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होल्ड नहीं करता है, इसका फिक्स टेन्योर होता है। आपको ये तो पता ही होगा यूपीएससी के जितने मेंबर होते हैं वो क्या हैं, वो उनका एक फिक्स टेन्योर होता है। यूपीएससी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कैसी बॉडी है, इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी है तो इसके मेंबर का टेन्योर जो होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि ये ऑप्शन में होगा। अगर आप देखें 3 अगर ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, सिर्फ ये और दोनों ऑप्शन बचे। ठीक है, और अगर आपको ये पता है कि कैग का जो ऑफिस है, ठीक है, कैग का जो ऑफिस है
वो कैग का जो ऑफिस है वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपने तुरंत आंसर लगा दिया कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन, अभी मैंने बताया था आपको चीफ इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता। मैंने बताया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन का फिक्स टेन्योर होता है, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता। और बाकी अगर कोई मुद्दा सुलझाना है तो मेजॉरिटी के साथ जाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आर्टिकल 324 में चीफ इलेक्शन कमीशन की बात की गई, ये भी मैंने बताया आपको। अटॉर्नी जनरल की बात अगर किया जाए तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल की बात करती हैं, सॉरी कंट्रोलर जनरल की बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल की बात की तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, इसका बोलते हैं आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, यानी कि जो पब्लिक का पर्स है उसकी आई एन ईयर होता है, क्योंकि ये सारा जो होता है लेखा जोखा देखता है सारा। ठीक है ना, इसको हिंदी में महाभिलेखा परीक्षक ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो कहने का मतलब है जो भी ऑडिटिंग की रिपोर्ट होती है, ठीक है, वो ये करता है। लेकिन एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो ऑडिटिंग की जो भी रिपोर्ट करता है, ये तब करता है जब खर्चा हो जाता है। ठीक है, ये पहले नहीं करता, ये तब करता है जब खर्चा हो जाता है। तो एक ये भी चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि पहले रिपोर्ट नहीं करता, पहले गवर्नमेंट खर्चा कर देती है फिर ये अपनी रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम आगे अगर बात करें तो आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आगे बात करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पद्मा अवार्ड। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड के रिगार्डिंग ये बात किया गया है। देखिए, पद्मा अवार्ड के रिगार्डिंग मैंने बताया था आपको कि पद्मा अवार्ड 3 तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है, the Padma awardee can be given a higher award only after the 5 years of the conferment of the earlier award। यानी कि जो भी पद्मा अवार्डी हैं उनको 5 साल के बाद कोई अवार्ड दिया जाएगा अगर पद्मा अवार्ड दिया गया है उनको तो। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है ये पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी इंसान है और उसको पद्मा अवार्ड दिया गया है तो उसके 5 साल के बाद ही उससे कोई हायर अवार्ड दिया जाएगा, उससे पहले नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन हमारा 1 जो हो गया करेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया तो हमारा जो बी है यहाँ से ये कट जाएगा, बी तो नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, पद्मा अवार्ड्स कमेटी इज़ हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक, यानी कि पद्मा अवार्ड की जो कमेटी है उसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है। तो ये भी जो ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि पद्मा अवार्ड के कमेटी के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ठीक, अगर पहला और दूसरा भी सही है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा। ठीक, 2 ऑप्शन हमारे कट गए, एलिमिनेट हो गए। थर्ड लिखा हुआ है, देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर सीकिंग द रिटन कंसेंट ऑफ द रिसिपिएंट बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड। यानी कि अवार्ड देने से पहले जो भी रेसिपिएंट है उसकी एक रिटन कंसेंट की ज़रूरत है आपको। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं भाई, उसको तो हम अवार्ड दे ही रहे हैं, उसकी कंसेंट लेके क्या करेंगे। अगर उसको अवार्ड नहीं लेना तो बता दे भाई। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द थिंग। तो हमारा जो पहला जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन A30 का हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पद्मा अवार्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो पद्मा अवार्ड है वो क्या है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। आपको पता है कि अगर अवार्ड्स के बारे में बात किया जाए, ठीक है, अगर थोड़ी सी अवार्ड्स के बारे में बात किया जाए तो अवार्ड्स के बारे में अगर बात किया जाए तो हमको पता है सबसे पहला जो अवार्ड आता है वो आता है हमारा भारत रत्न। ठीक है, तो ये भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। भारत रत्न के बाद जो अवार्ड आता है इट इज़ दी पद्मा अवार्ड। तो पद्मा अवार्ड जो है वो भारत रत्न के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये आपको पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़, पद्मा अवार्ड का जो इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कब से दिए जाने लगे, ये 1954 से जो पद्मा अवार्ड हैं वो दिए जाने लगे हैं। ठीक, पद्मा अवार्ड जो हैं वो 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं, पहला आता है हमारा पद्म विभूषण। ओके, पद्म विभूषण। दूसरा आता है पद्म भूषण। ओके, एंड थर्ड इज द पद्म श्री। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिसमें हम लोग पद्मा अवार्ड को देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात किया जाए कि
ये चीज़ें हो गई, ठीक। और इसमें और क्या चीज़ें समझ सकते हैं कि इसमें देखिए अगर बात किया जाए तो इसमें कोई इसमें अगर बात किया जाए और ओके, सो एक और चीज़ है, आप और चीज़ मेंशन कर सकते हैं। जैसे तो ये पद्मा अवार्ड हो गया, दैट इज़ द पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये 3 अवार्ड हो गए। दूसरी चीज़ अगर बात किया जाए कि जैसे अभी बात यहाँ पर किया गया है कि जो पद्मा अवार्ड है, ठीक है, ये 5 साल के बाद दिए जाएंगे, ठीक है। अगर बात किया है कि एक साल में कितने पद्मा अवार्ड दिए जा सकते हैं, तो एक साल में टोटल कितने 120 पद्मा अवार्ड्स टोटली दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा पद्मा अवार्ड नहीं दिए जा सकते हैं। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि किसको पद्मा अवार्ड जो मिलेंगे, तो कोई भी जो इंसान है जिसने डिस्टिंग्विश सर्विसेज दी है, ठीक है, इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है, कोई भी विशेष सर्विस दी है तो उसको पद्मा अवार्ड मिल सकते हैं। लेकिन पद्मा अवार्ड जो है कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का कोई जो PSU है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, उसमें किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा पद्मा अवार्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट उनको मिलेगा। और गवर्नमेंट में भी अगर सपोज साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कोई साइंटिस्ट हैं या फिर कोई डॉक्टर हैं तो उनको मिल सकता है, उसके अलावा PSU में किसी को भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी पद्मा अवार्ड की कमेटी होती है, उस कमेटी को हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जैसा कि उसमें लिखा भी हुआ है, इंक्लूडिंग दी होम सेक्रेटरी। तो जो पद्मा अवार्ड है, ठीक है, पद्मा अवार्ड की जो कमेटी है, ठीक है, पद्मा अवार्ड की जो कमेटी है उसको हेड कौन करता है, उसको हेड करता है जो भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो उसको क्या करते हैं, हेड करते हैं, इंक्लूडिंग दी होम सेक्रेटरी, ठीक, होम सेक्रेटरी। और ये दोनों लोग मिलकर अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ से इसका फैसला होता है। और ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि भाई हमें जो रेसिपिएंट है उसकी परमिशन चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको हमको कंसीडर करना है कि किस स्टेट से हमने क्या चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह कई बार चीज़ें आती नहीं, क्योंकि हमने अपना जो संविधान है वो बाकी दुनिया के अन्य संविधानों से कंपेयर करके बनाया है या उनसे कई सारी चीज़ें ली हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए, पहले लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट क्या हमने फ्रांस से लिए हैं, दूसरे का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आयरलैंड से लिया है, और कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ये क्या ब्रिटेन से लिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमने जो DPSP है, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, वो आयरलैंड से लिए, बिल्कुल सही है। अगर दूसरा सही है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारा क्या हो गया, कट गया। फिर हम बात करें, अगर सबको ये पता है क्या कि हमारे पास जो भी कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट हमने ली है वो कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो उस हिसाब से देखा जाए कि तो हमारा दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तीसरा सही है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और जो पहला है फंडामेंटल राइट, क्या हमने फ्रांस से लिए हैं, नहीं, फंडामेंटल राइट जो है हमने फ्रांस से नहीं लिए, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा और तीसरा। देखिए फंडामेंटल राइट की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल जो राइट है, फंडामेंटल राइट का जो प्रावधान है हम लोगों ने 2 जगह से लिया हुआ है। अगर बात किया जाए, पहला हमने इसमें अमेरिका की हेल्प ली है, तो अमेरिका से भी लिया गया है, और दूसरा जो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जो भी आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ से चीज़ें हमने ली हुई हैं। तो ये फंडामेंटल राइट की बात हो गई। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिका है ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन है, अमेरिका है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन है, तो वो इंडिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से लिया है, और ब्रिटेन से लिया है हमने कैबिनेट का सिस्टम। देखिए हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को क्यों नहीं अडॉप्ट किया, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को इसलिए अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि हम काफ़ी टाइम तक ब्रिटिश की कॉलोनी थे, तो हमें काफ़ी अच्छे से पता था कि जो ब्रिटिश का सिस्टम है पार्लियामेंट का वो कैसे काम करता है। इसीलिए हमने कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ब्रिटेन से ले लिया, हमने प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को अडॉप्ट नहीं किया। यूएस में क्या है, यूएस में प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़, अगर हम कैबिनेट की बात की कि हमारे पास कैसी कैबिनेट है, तो हमारी जो कैबिनेट है वो क्या है, बाई कैमरल, बाई, जस्ट मिनट,
बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो यानी कि जो हमारी लेजिस्लेचर है वो कैसी है, बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है कि उसमें दो सदन है, ठीक है। सेंटर के लेवल पे बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और इसी को अगर स्टेट के लेवल पे बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेट के लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने बताया है क्या होता है आपको कि लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर जगह है पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में है। तो यहाँ से चीज़ें पता होनी चाहिए। 6 स्टेट के नाम मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी बात होगी किसकी, ब्रिटेन के बारे में। और ब्रिटेन और इंडिया में एक और डिफरेंस है कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन में बेसिकली क्या है, जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट है, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा पावर है उसके पास। तो यानी कि ब्रिटेन में हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, ठीक। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री क्या है, सॉवरेनिटी है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट को पावर दी गई है, बट हमारे पास हमने क्या किया है, पार्लियामेंट को तो पावर दी है लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या किया है, हमने जुडिशरी का उस पर इंटरफेरेंस भी रखा है, विजिलेंस भी रखा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इवन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था केशवानंद भारती केस के बाद भी कि बेसिकली कि अगर आप शेड्यूल 9 में कोई चीज़ डाल रहे हो, पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला कि शेड्यूल 9 में अगर कोई चीज़ डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो अंडर जुडिशियल रिव्यू नहीं आएगी, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं आएगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये नियम किसने बनाया, ये नियम बनाया किसने, पार्लियामेंट ने। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, क्यों, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगी। यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है इट इज़ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन कब दी गई थी, किसने दी थी, तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी गई थी केशवानंदन भारती केस में, जो कि हुआ था 24 अप्रैल 1976 में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात की हमने रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 31। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। फिर से क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखते पढ़ते क्या लिखा हुआ है, विद रेफरेंस टू दी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो किसके रिगार्डिंग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। नाउ दिस इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। So the statement first is that it has been empowered to conduct the election to the panchayat to the 73rd Constitutional Amendment Act। जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। और जो इलेक्शन कमीशन है वो किसके कंडक्ट कराता है, वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है और बाकी जो सिंबल्स होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। और यहाँ पर पंचायत का जिक्र हो रहा है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो दूसरा हमारा कट गया। फिर बात किया है The function of the delimitation, reservation and rotation of the पंचायत seat is vested in the state election commission। तो ये भी सही है कि जो भी डिलिमिटेशन का काम होता है, रोटेशन ऑफ द पंचायत सीट का काम होता है, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर दूसरा भी सही है तो ये नहीं हो सकता फिर हमारा। फिर हम बात करते हैं कि द स्टेट इलेक्शन कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया एंड टू द गवर्नर। देखिए अभी तक ऐसा कोई क्लियर कट प्रावधान नहीं है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट को सालाना इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के पास सबमिट करेगा। तो अभी तक ऐसी कोई खास रिपोर्ट नहीं है हमारे पास कि कोई प्रावधान नहीं है। तो देखा जाए तो थर्ड नहीं सही है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, यानी कि पहला और दूसरा। अब थोड़ी सी और बात करेंगे यहाँ पर रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि सिर्फ अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया जाए, ठीक है, सिर्फ अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया जाए तो इलेक्शन कमीशन आता है अंडर आर्टिकल 324, ठीक, उसका कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ बात कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन कराता है, लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट
इलेक्शन कमीशन है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसका कंडक्ट कराता है? ये कंडक्ट कराता है पंचायत और म्यूनसिपालिटी का। ठीक है, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ, ये कंडक्ट कराता है दो चीज़ों का, पहला कराता है पंचायत का और दूसरा कंडक्ट कराता है म्यूनसिपालिटी का। ठीक, आपको पता है कि हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं। क्या हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। उन 12 शेड्यूल में जो 11वां शेड्यूल है वो आता है किसका? पंचायत का, यानी कि 11th का जो शेड्यूल है वो आएगा किसके लिए? पंचायत के लिए। और जो 12th शेड्यूल है वो किसका होता है? वो म्यूनसिपालिटी का होता है। ठीक, पंचायत का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत। म्यूनसिपालिटी का जो निर्माण हुआ था वो 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत हुआ था। ठीक, थर्ड चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि पंचायत में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? पंचायत में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 29 और म्यूनसिपालिटी में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 18। ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स वो जिन पर काम किया जाता है, यानी कि इस पर कोई नियम बनाया जाएगा। तो पंचायत में टोटल 29 हैं और म्यूनसिपालिटी में कितने हैं? 18। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, डिलिमिटेशन क्या होता है? डिलिमिटेशन वो होता है कि जब भी कोई भी एक कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कितना एरिया आता है। जैसे सपोज पहले इतने बड़े एरिया में 2 लोग, टोटल 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, पर अब क्या है कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो इस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, या इस एरिया को घटाना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करेगा इलेक्शन कमीशन पे या स्टेट इलेक्शन कमीशन पे। तो इसी को बोलते हैं क्या? डिलिमिटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके रिगार्डिंग? पंचायत के रिगार्डिंग। ओके, आई थिंक और यहाँ पर कुछ बताने लायक है नहीं, बाकी आप यहाँ से चीज़ें समझ गए। बाकी यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये 11th शेड्यूल था, ये 12th शेड्यूल है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, 29 सब्जेक्ट और 18 सब्जेक्ट्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में बात की जा रही है कि यहाँ पर कुछ कमीशंस दिए गए हैं और यहाँ पर ये दिखा हुआ है कि ये जो कमीशंस या बॉडी हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ और यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या ये मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत आती है या नहीं, ये बारे में बात की गई है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत नहीं आती। वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, ठीक है, इसके मिनिस्टर शायद इस टाइम पे मुख्तार अब्बास नकवी हैं शायद, आप देख लें। तो ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है। तो यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है? हाँ, बिल्कुल सही है। जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सही। नेक्स्ट इज़ नेशनल कमीशन फॉर एसटी। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है? बिल्कुल सही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है उसी के अंतर्गत नेशनल कमीशन ऑफ एसटी आता है। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन था वो गलत था। अगर पहला ऑप्शन गलत है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन दोनों में से बचा, क्योंकि दोनों सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन जो हो गया इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगर इसको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँ, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करूँ, तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑफ जो माइनॉरिटी है इसका जो सेटअप हुआ था वो हुआ था 1993 में। ठीक है, ये भी जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, उन माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो भी स्टेटस है या फिर उनके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करती है। ठीक, तो नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटीज़ जो है वो 1993 में बन गया था और जो एक्ट था बेसिकली वो एक्ट था 1992 के अंतर्गत। टोटल अभी इंडिया में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं। ठीक है, जिसमें से मुस्लिम्स हैं, ठीक है, एंड क्रिश्चियंस हैं और सिख है, ठीक, बुद्धिस्ट हैं और उसके बाद ज़ोरोस्टेरियंस हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? पर्शियन या पारसी।
ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 और छठा है जेन्स। जेन्स कम्युनिटी जो है ये सबसे लास्ट में ऐड की गई थी, शायद नियर अबाउट 2014-15 के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हमारे यहाँ क्या है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है। और आपको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, उन फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल जो 30 है वो स्पेशली किसको दिया गया है, वो स्पेशली दिया गया है माइनॉरिटीज़ को। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से बात पता रहनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर द वीमेंस के बारे में। ठीक है, तो जो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन है, तो नेशनल कमीशन ऑफ जो वीमेन है, तो इसका जो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, तो वो बेसिकली हुआ था इन द ईयर ऑफ 1992, जस्ट लाइक नियर अबाउट द माइनॉरिटी कमीशन। तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। और एक और बात पता रहनी चाहिए कि जो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन है, दैट इज़ द नेशनल कमीशन ऑफ जो वीमेन है, ठीक है, इसके जो पहले एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है, उसके जो पहले एग्जीक्यूटिव थे वो थी हमारी जयंती पटनायक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी इनकी जो एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव जो इसको चला रही हैं, तो वो क्या होना है, जिसको हैंडल करती हैं, वो है हमारी रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि जो पहली एग्जीक्यूटिव थी वो जयंती पटनायक थी, और अभी की कौन है, रेखा शर्मा है। ये विमेंस के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होती हैं उनको ये हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, विजार्ड IAS के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ से जब ये पूरा PDF कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसको शेयर करूँगा, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए नेशनल कमीशन फॉर ST। ठीक है, तो ये ट्राइबल अफेयर के अंदर आता है कि ST क्या होती हैं। थोड़ी सी देखिए यहाँ पे मैं इसकी बात करूँगा काफ़ी अच्छे से। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि नेशनल कमीशन ऑफ जो ST है, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका जो निर्माण हुआ था वो नियर अबाउट 2004 में हुआ था। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे आपसे कि दो चीज़ें होती हैं। एक हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दी SC एंड दी ST। ठीक है, SC मीन्स द शेड्यूल कास्ट पीपल। ठीक है, शेड्यूल कास्ट पीपल, एंड ST इज़ दी शेड्यूल ट्राइब पीपल। ठीक, इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, और इसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, एक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ओके, नाउ अब हम बात करें कि ये हैं हमारे ट्राइबल पीपल, जो क्या है, जनजाति है। ठीक, अब हम बात करें कि कुछ यहाँ से आपको नियम पता होने चाहिए। सबसे पहले एक एक्ट आया था विच इज़ दी SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट ऑफ 1989। तो ये एक एक्ट पता होना चाहिए कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट आया था 1989 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इनके रिगार्डिंग SC ST पर कोई भी अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, तो इनका प्रॉपर वेलफेयर देखना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या था, इनिशियली ये एक SC और ST कमीशन था। ठीक है, SC और ST कमीशन था, जिसको बाइफरकेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बाइफरकेट का मतलब क्या होता है, ब्रेक कर देना, तोड़ देना। इसको बाइफरकेट कर दिया गया दो भागों में, और ये बन गया नेशनल कमीशन ऑफ SC और नेशनल कमीशन ऑफ ST। ठीक, जब बाइफरकेट हुआ था तो ये हुआ था 89th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2004। ठीक ठीक, तो 89th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003। ठीक है, 2004 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था। तो 89th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, जिसके बाद 2004 में ये बन गया नेशनल कमीशन ऑफ SC और नेशनल कमीशन ऑफ ST। तो यहाँ से ये चीज़ आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेशनल कमीशन ऑफ ST के रिगार्डिंग हमारे पास एक आर्टिकल भी है विच इज़ द आर्टिकल 338। तो आर्टिकल 338 है नेशनल कमीशन ऑफ SC के रिगार्डिंग, और एक आर्टिकल है आर्टिकल 338A, ये है नेशनल कमीशन ऑफ ST के रिगार्डिंग। ठीक, तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द SC एंड ST। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाकी आपको पता है कि अगर कोई भी कास्ट है उसको ST कास्ट में ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ठीक है, पार्लियामेंट प्रोविज़न कैसे बनाती है, ये सारी चीज़ें हम बात पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, नाउ
द क्वेश्चन नंबर 34। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 बात कर रहा है फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे मैंने अभी बात किया था इलेक्शन कमीशन के बारे में, वैसे ही फाइनेंस कमीशन भी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक, देखिए ये फाइनेंस कमीशन जो है उसके रिगार्डिंग बात किया गया है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इट इज़ द क्वासी जुडिशियल बॉडी, कि ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। देखिए क्वासी का मतलब क्या होता है? क्वासी का मतलब होता है हाफ या आधी, जुडिशियल का मतलब होता है जुडिशियल। ठीक है, यानी कि जो जुडिशियल के फंक्शंस को करती हैं। तो क्या फाइनेंस कमीशन जो है वो जुडिशरी के फंक्शंस को भी करती है? वो भी आधा क्वासी जुडिशियल बॉडी है। हाँ बिल्कुल सही है, जो फाइनेंस कमीशन है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। नेक्स्ट बात करेंगे द मेंबर्स होल्ड द ऑफिस फॉर द 5 years टिल द एज ऑफ द 65 years, यानी कि जो मेंबर्स हैं वो 5 साल तक या तो ऑफिस बेयर करेंगे या तो 65 तक। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो भी जो मेंबर हैं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के, वो ऑफिस को बेयर करेंगे टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आप कह सकते हैं कि जब तक अब प्रेसिडेंट बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो भी ऑफिस को होल्ड करेंगे वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 साल या 65 ईयर का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। थर्ड बात करते हैं कि द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट। जो मेंबर हैं वो री अपॉइंटमेंट के लिए क्या हैं? एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल सही है कि जो मेंबर हैं वो क्या है? री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो यानी कि जो 1 और 3 करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। देखिए अगर आपको पता है कि जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के वो ऑफिस होल्ड करते हैं बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा तो हो सकता है तब भी, लेकिन आपको तीसरा पता होगा तब यहाँ से आप ये कर लेंगे। अब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में फाइनली। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनेंस कमीशन है ये मैंने बताया कैसी बॉडी है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जिनका मेंशन संविधान में है। तो संविधान के किस आर्टिकल में इसका मेंशन है? आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का मेंशन किया गया है। ठीक, 280 में फाइनेंस कमीशन का मेंशन किया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती हैं? जिनको पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, तो एक और बॉडी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। ये वो बॉडी होती है जिसको पार्लियामेंट के लॉ के अंतर्गत बनाते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, जिसको डायरेक्ट जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसके द्वारा जो बनाया जाता है, तो ये क्या हो गया? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें कि फाइनेंस कमीशन में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये बताया मैंने कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर जिसे यहाँ पे लिखा हुआ, जो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी कैसे है? एक्चुअली क्या होता है, जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन के पास उतनी ही पावर होती है जितनी की पावर एक सिविल कोर्ट के पास होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन की पावर इज़ इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, और ये जो पावर इसको मिली है, ये मिली है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक, 1908, यानी 1908 का जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि इसको ये सारी पावर हमने प्रोवाइड की है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें अगर कि इसकी जो पावर है, कौन कौन सी पावर है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जैसे ये क्या कर सकती है? समन करने की पावर है। समन करने का मतलब क्या होता है? जैसे जब कोर्ट किसी को बुलाता है, ठीक है, यानी कि जब कोर्ट किसी को बुलाता है, यानी कि जो ऑफिशियल कॉलिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफिशियल कॉलिंग को समन करना बोलते हैं। तो इसी को ये क्या हो गया? ये हमारा समन करना हो गया। ठीक, तो इसके पास समन करने की पावर होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरी पावर, जैसे अगर मैं और बात करूं कि अगर फाइनेंस कमीशन को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन ये कोर्ट से मांग भी सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी रिकॉर्ड चाहिए अगर इसको, तो वो रिकॉर्ड कोर्ट से मांग भी सकता है। तो इस तरह की इसके पास पावर है। ठीक, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, और उसके बाद मेंबर रिअपॉइंटमेंट होता ही है। एक और चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए आपको कि वो आपको ये पता होना चाहिए
कि जो ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये आप इसको बोल सकते हैं फाइनेंस कमीशन, या फिर ये नेशनल लेवल पे काम करता है। ये जो फाइनेंस कमीशन है नेशनल लेवल पे काम करता है कि जो भी जो फंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द स्टेट। तो स्टेट्स के बीच में कितना क्या फंड जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनके बीच में कितना फंड जाएगा, हिली स्टेट में के बीच में कितना फंड जाएगा, ये बात करता है कौन, नेशनल कमीशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन बात करता है। कौन बात करता है, फाइनेंस कमीशन। एक और चीज़ होती है दैट इज़ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये बात करता है कि पंचायत, म्यूनसिपाल्टी, ठीक है, यहाँ पर कैसे क्या फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो यहाँ पर बात करते हैं। जैसे हमारा था इलेक्शन कमीशन और उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये बात हो गई रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। और एक और चीज़ आप जान सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि जैसे अगर मैं बात करूँ इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, तो इमरजेंसी भी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो कि आती है अंडर आर्टिकल 352। फिर एक होती है स्टेट इमरजेंसी, ठीक, स्टेट इमरजेंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिडेंट रूल, ये आता है 356 के अंदर। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है अंडर आर्टिकल 380, तो सॉरी 360, ठीक। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 के अंतर्गत, ये अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। स्टेट इमरजेंसी ये भी बहुत बार लग चुकी है, ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी भी लग चुकी है, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में नहीं लगी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे अभी एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि जैसे एक होता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे आता है, जैसे अभी आया था, इकोनॉमिक सर्वे आता है 31 जनवरी को, यानी कि जनवरी के आखिरी दिन में। और उसके बाद आता है बजट, ठीक है, बजट आता है। बजट को वैसे देखा जाए, जो बजट शब्द है ये हमारा कहीं पे संविधान में लिखा नहीं है। संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। तो ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 112। तो ये जो बजट पेश होता है, ये पेश होता है 1 फ़रवरी को, यानी कि फरवरी के पहले दिन में। पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो करीबन 400 से 500 पन्नों की एक पूरा होता है, और जो बजट होता है वो करीबन 80 पेज का होता है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको, मनी बिल, ठीक है। मनी बिल क्या आता है, मनी बिल 110 में आता है अंडर आर्टिकल 110, ठीक। मनी बिल के केस में राज्यसभा का बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है, मनी बिल के केस में सिर्फ लोकसभा का पावर होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और एक आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 में बात किया गया है फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक। तो ये यहाँ से इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि रिसेंटली द एयरटेल पेमेंट बैंक वाज अवॉर्डेड द शेड्यूल बैंक स्टेटस बाय द आरबीआई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। और इस एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया गया था आरबीआई के द्वारा रिसेंटली। पहला लिखा हुआ है कि एवरी शेड्यूल बैंक इज़ एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ अ क्लियरिंग हाउस, ओके। तो ये बिल्कुल सही है कि हर शेड्यूल बैंक क्या है, एलिजिबल है टू बी द मेंबर ऑफ द क्लियरिंग हाउस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज द पेमेंट बैंक कैन प्रोवाइड अ डेबिट एंड द एटीएम कार्ड, ठीक है ना। जो पेमेंट बैंक हैं वो डेबिट और एटीएम कार्ड को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी पेमेंट बैंक्स हैं, जो भी पेमेंट बैंक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट, जो डेबिट कार्ड है और एटीएम कार्ड है उसको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड लिखा हुआ है कि द पेमेंट बैंक्स डिपॉजिट्स अ लिमिट इज़ ₹1,00,000 पर पर्सन, यानी कि पेमेंट बैंक में अगर आपको पैसे जमा करने हैं तो उसकी लिमिट जो है वो 1,00,000 पर पर्सन है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट जो है वो 1,00,000 पर पर्सन नहीं है, 2,00,000 पर पर्सन है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो अगर हमारा थर्ड ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि बेसिकली जो शेड्यूल्ड बैंक है,
ठीक है, जिनका यहाँ पर जिक्र हुआ है शेड्यूल बैंक। तो ये शेड्यूल बैंक है क्या? ठीक है, शेड्यूल बैंक्स वो सारे बैंक जो भी जो आते हैं अंडर द सेकेंड शेड्यूल्ड ऑफ द RBI एक्ट 1934, वो सारे जो बैंक्स हैं वो क्या हैं? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं, यानी कि शेड्यूल बैंक्स हैं। आप सिर्फ इतना कहें, शेड्यूल बैंक्स हैं। ठीक, और जो भी शेड्यूल बैंक हैं, ठीक है, उसके पास एलिजिबिलिटी होती है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, उसके पास एलिजिबिलिटी है, यानी कि उसके पास पावर है, ठीक है, किसकी? कि वो डेट्स भी दे सकता है, वो लोन्स भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके पास हैं कि बेसिकली इट बिकम एलिजिबल फॉर द डेट्स एंड लोन एट द बैंक रेट फ्रॉम द RBI। मतलब कि ये प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये ले सकता है बेसिकली। ठीक है, यानी कि जो भी शेड्यूल बैंक हैं वो RBI से लोन ले सकते हैं अंडर द RBI एक्ट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि वो RBI से क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। और जैसे ही कोई बैंक शेड्यूल बैंक बनता है, उसको मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस की क्या है? मेंबरशिप मिल जाती है। ठीक है, तो जब भी कोई बैंक शेड्यूल बैंक बनता है तो उसको क्या मिलता है? उसको मेंबरशिप मिल जाती है ऑफ द क्लियरिंग हाउस। तो जो क्लियरिंग हाउस लिखा है, इसकी मेंबरशिप आपको मिल जाती है तुरंत जब भी कोई बैंक शेड्यूल बैंक बनता है। और शेड्यूल बैंक बनने पर क्या है? आप लोन ले सकते हैं, यानी कि वो जो बैंक है शेड्यूल बैंक, वो लोन ले सकता है किससे? RBI से, या डेट उठा सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेमेंट बैंक हैं वो क्या है? वो प्रोवाइड करते हैं डेबिट और ATM कार्ड। जो सही बात है, जो भी पेमेंट बैंक है वो डेबिट या ATM कार्ड प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कुछ और सर्विसेज, जैसे जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हुई, यानी ठीक है, यानी कि जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है। ठीक है, तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, ऑनलाइन बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। और थर्ड मैंने बताया क्या? कि जो भी पेमेंट बैंक है, तो इसमें जो लिमिट है डिपॉजिट करने की पर पर्सन, वो कितनी है? वो है 2 लाख, 1 लाख नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज 35 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑपरेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रीज़न फॉर इट। ठीक, यानी कि जो इंडिया है, भारत है, वो क्या कर रहा है? इंडिया में द कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ किया जाता है एज ए बेसिक फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही बात है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको ऐसे बेसिक फ्रेमवर्क की तरह देखा जाता है। और उसी से ही गवर्नमेंट क्या करती है? उसी पर ही गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, या उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है? ऑपरेट करती है। इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा वो कारण नहीं है। ठीक है, क्या कारण नहीं है? इस चीज़ की जो बात कर रहा है, यानी कि इंडिया में जो गवर्नमेंट चलेगी वो किसके हिसाब से चलेगी? संविधान के हिसाब से चलेगी। तो इनमें से कौन सा उसका कारण नहीं है? पहले लिखा हुआ है कि जुडिशरी एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैव शोन फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है कि भाई जुडिशरी जो है, जुडिशरी और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या दिखाती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है। इसमें पूछा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। फिर लिखा हुआ है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सूट्स आर कंट्री। बिल्कुल सही है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसका जो बेसिक फीचर है, बेसिक फ्रेमवर्क है, वो हमारे संविधान, वो हमारी कंट्री को क्या करता है? सूट करता है। यानी कि हमारी कंट्री के हिसाब से ही है, जैसी हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री की नीड्स हैं, उन नीड्स को वो क्या करता है? उन नीड्स को वो केटर करता है, ध्यान देता है, पैम्पर करता है। तो बिल्कुल सही है कि जो संविधान है वो हमारी कंट्री के हिसाब से ही है, सारी चीज़ों को फॉलो करता है। थर्ड बात करता है द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी फार साइटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर सोल्यूशन ऑफ द मैनी सिचुएशन। बिल्कुल सही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, ठीक है, जैसे भीमराव अम्बेडकर का नाम सबसे पहले आता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो वो क्या थे? वेरी फार साइटेड थे, यानी कि दूरदर्शी सोच वाले थे। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस प्रोवाइड करके रखे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आने वाली थी, उनकी भी सोल्यूशन उन्होंने दे के रखे हैं। जैसे आपको पता है भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान है। जैसे हमारे पास आर्टिकल 368 है। ठीक है, ये क्या है? ये बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और आप
32 जो रिट है 32 और 226 में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, यानी कि जो रिट का प्रावधान है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दे रखी हैं, जो कि सोल्यूशन की तरह काम करते हैं संविधान के लिए। लास्ट लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज़ अ सैक्रेड डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी चेंज। आपको पता है कि जो संविधान है उसको चेंज कर सकते हैं। इवन 42nd जब अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तभी उसमें क्या किया गया था, प्रियम्बल में बहुत सारे वर्ड ऐड कर दिए गए थे। ठीक है, सॉवरेंटी को जैसे सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर ये वर्ड ऐड कर दिया गया था। ठीक है ना, तो सोशल ये वर्ड ऐड कर दिया गया था। तो कहने का मतलब है कि कई सारे वर्ड 42nd अमेंडमेंट में भी ऐड किए गए थे, संविधान में नहीं, इवन संविधान के प्रियम्बल में ऐड कर दिए गए थे। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा संविधान है उसको चेंज किया जा सकता है, पर इतना नहीं चेंज किया जा सकता कि वो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाए। जैसे कोई बात करे क्या फंडामेंटल जो राइट है, फंडामेंटल राइट वो चेंज किए जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, फंडामेंटल राइट चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, इवन जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी के टाइम पर सारे फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट बचते हैं, कौन से? 20-21। 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस, और 21 बात करता है किसकी? राइट टू लाइफ की बात करता है। ठीक है, राइट टू लाइफ की बात करता है आर्टिकल 21। तो ये बच जाते हैं, बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट है उसको भी क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को भी पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकती है। ठीक, लेकिन फंडामेंटल राइट में भी जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको चेंज नहीं कर सकती। ये चीज़ किस में बताया गया था? 24 अप्रैल 1976 में एक केस हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केशवानंदन भारती केस। केशवानंदन भारती केस में जो भी एक डॉक्ट्राइन दिया गया था उसे बोलते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें बताया गया था कि क्या चीज़ बेसिक है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल्स यू कांट चेंज देम। तो कहने का मतलब है जो डी ऑप्शन लिखा है ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो 36 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये हमारी फंक्शनिंग होती है किसकी? रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और आपको पता है कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी क्या करती है, जो भी जुडिशरी है वो विजिलेंस रखती है किसके ऊपर? जुडिशरी विजिलेंस रखती है पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक है, जुडिशरी किसके ऊपर विजिलेंस रखती है? जुडिशरी विजिलेंस रखती है पार्लियामेंट के ऊपर। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं, एक आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम दी, आर्टिकल 50 क्या बात करता है? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो आर्टिकल 50 की बात करेंगे हम। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये हमारी एग्जीक्यूटिव हो गई। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या हो गया? लेजिस्लेटिव में लोकसभा और राज्यसभा पूरे आ गए, जुडिशरी अलग है। तो ये बात की कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और जो अगर पार्लियामेंट जो है बेसिकली, ठीक है, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी उसमें जो अगर वो जो लॉ हैं वो क्या है, वो अगर जो लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक, अगर वो जो लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर की जो भी डॉक्ट्राइन है उसको अपोज कर रहे हैं, तो उसको कोर्ट क्या कर देगी? नल एंड वॉइड कर देगी। ये पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि 2014 में पार्लियामेंट एक लॉ लेके आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, दैट इज़ द NLAP। तो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आई थी पार्लियामेंट 2014 में। ठीक, ताकि जिससे क्या होगा कि जो भी कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो इसके तहत होगा। पर जैसे इसको जुडिशरी ने देखा तो जुडिशरी ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है, इस बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कोर्ट ने क्या कह दिया, इसको कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये क्या हो गया, ये हो गया नल एंड वॉइड, यानी कि ये ख़राब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, यानी कि जुडिशरी हो गया और उसके बाद लेजिस्लेटिव हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया, ये तीनों एक दूसरे पर क्या करती हैं? विजिलेंस रखती हैं, ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर है वो क्या रहे, वो बना रहे। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि ताकि अच्छे से स्मूथली गवर्नमेंट हमारी चलती रहे। तो इतनी चीज़ें यहाँ से हमें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 36। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर
further office either in the center of the state after they ceases to hold their respective office। यानी कि इनमें से ऐसा कौन है कि जो दोबारा फर्दर अपना ऑफिस को कंटिन्यू ही नहीं कर सकता अगर उसने एक बार क्या किया, अपना ऑफिस छोड़ दिया, यानी कि उसका जो टेन्योर है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। पहला लिखा हुआ है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज़ दी कैग। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कैग। ठीक, कैग का आर्टिकल क्या होता है, कैग का आर्टिकल होता है 148। ठीक, तो इसकी बात की गई। दूसरी बात की गई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, इसका वैसे आर्टिकल क्या होता है, इसका आर्टिकल होता है 76। तीसरी बात की गई मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज़ द यूपीएससी। यूपीएससी जो है उसका ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेंशन किया गया है संविधान के आर्टिकल 315 से 323 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद 324 से कौन आ जाता है, 324 आर्टिकल से आ जाता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और 326 में कौन आता है, 326 में आता है राइट टू वोट, दैट इज़ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोल दो या फिर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज बोल दो। तो यहाँ पर देखा जाए बेसिकली कि जो बोला गया है कि कौन जो है वो नॉट एलिजिबल है। ठीक है, कौन नॉट एलिजिबल है, तो बेसिकली ये जो है दैट इज़ दी कैग, ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर इसने क्या किया, अगर एक बार अपना कंप्लीट कर लिया ऑफिस तो दोबारा वो नहीं टेंडर को कंप्लीट कर सकता, बाकी ये दोनों कर सकते हैं। तो यानी कि जो ऑप्शन हमारा बी हो गया वो 37 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो कैग है वो नहीं कर सकता। अच्छा, कैग क्यों नहीं कर सकता, देखिए कैग क्या करता है, कैग को मैंने बताया था अभी आपको कि जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इसको बोलते हैं क्या, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक पर्स। यानी कि जो पब्लिक का पर्स है उसकी वो क्या है, आई एन ईयर, यही यानी कि यही सब देखता है। कहने का मतलब क्या है कि ये गवर्नमेंट की ऑडिटिंग करता है। ऑडिटिंग लेकिन ध्यान रखना कब करता है, जब गवर्नमेंट खर्चा कर देगी उसके बाद ये ऑडिटिंग करेगा। तो इसलिए इसकी ऑडिटिंग करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने कहाँ पर कितना क्या खर्चा किया। ठीक है, अगर पहले ऑडिटिंग करेगा कि पहले ऑडिटिंग कर दे ताकि तो गवर्नमेंट खर्चा ही नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो बाद में करता है। तो ये क्या है, क्योंकि ये सब पैसे का हिसाब किताब रखता है, सारी रिपोर्ट जारी करता है, इसीलिए जब एक बार ये अपना ऑफिस कंप्लीट कर लेता है तो दोबारा इसको टेंडर कंप्लीट करने को नहीं दिया जाता है। तो ये हो गया कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन है, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट का लॉयर होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या होता है, लॉयर। यानी कि गवर्नमेंट अगर की कोई भी अगर लीगल बैटल है, गवर्नमेंट अगर किसी भी कोर्ट में कोई भी लीगल बैटल लड़ रही है तो वो कौन लड़ेगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल लड़ेगा। ठीक है, इसका स्टेट ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट के लेवल पे एक और होता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट क्या है, ये स्टेट के लेवल पे केसेस को लड़ता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, एजी। ठीक है, एजी साहब आ गए, एजी साहब आ गए, तो कौन साहब हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए। और उसके बाद यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसके बारे में पता ही है, परमानेंट बॉडी है एक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वैसे देखा जाए तो तीनों ही बॉडी जो हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तीनों ही बॉडी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जिनका मेंशन संविधान में हो, वो क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर परफॉर्म बाय द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा कौन सा फंक्शन इसमें से परफॉर्म किया जा रहा है या किया जाता है। पहले लिखा हुआ है कि टू सजेस्ट द मेजर टू टेक ओवर to suggest the measure to take over conferring the ownership right in the respect of the minor forest produce to the ST living in the forest area। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ बात कर रहा है कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो कहीं ना कहीं किसकी बात करेगी, कहीं ना कहीं वेलफेयर की बात करेगी जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल होते हैं। ठीक है, अब शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल रहते कहाँ पे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग हैं, पीपल हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट में रहते हैं तो एक नियम है विच इज़ दैट वी कॉल दी फॉरेस्ट। एक तो आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट राइट एक्ट पता होना चाहिए, ये आया था 1980 में। और एक आया था फॉरेस्ट रूल्स। ठीक है, वो 2003 में आया था। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने ये क्या क्या रखा है कि जो भी लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, यानी कि जो ट्राइबल पीपल हैं, उनको यह अधिकार है कि वो वहाँ की कुछ चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं।
अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन कि टू सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है क्या, मीजर्स टू टेक ओवर कंफरिंग द ओनरशिप राइट। क्या करेगा ये ओनरशिप राइट प्रोवाइड करेगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, आपको पता है कि जंगल से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, कोई रबर आ गई, ठीक है, या फिर जंगल से आप फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो ये सारी क्या है, ये सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर किसका अधिकार होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर शेड्यूल ट्राइब्स का अधिकार होता है। ये चीज़ें कहाँ लिखी हैं, ये फॉरेस्ट रूल्स में लिखी हैं। ठीक, इसे ही कहते हैं क्या, ओनरशिप राइट। तो ये किसको मिला हुआ है, एसटी कम्युनिटीज़ को मिला हुआ है फॉरेस्ट एरिया में। तो ये जो ऑप्शन है वो जो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात करते हैं कि टू इंक्वायर इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिप्रिवेशन ऑफ द राइट्स एंड द सेफ गार्ड ऑफ द एसटी। यानी कि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल में के कोई भी राइट्स का डिप्रिवेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उसका भी देखभाल कौन करेगा, उसको भी देखेगा कौन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये भी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड बात करते हैं, टू सजेस्ट द मीजर्स टू बी टेकन टू इंश्योर द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट ऑफ द 1996। ठीक है, ये भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए, इस ऑप्शन की अगर थर्ड ऑप्शन की बात की जाए, थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि एक नया टर्म है आपके लिए, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, दैट इज़ द पैसा। ठीक, पैसा 1996। देखिए, आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो पंचायत है, ठीक है, जो पंचायत है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, पंचायत का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत हुआ था। ठीक, तो पंचायत जो है वो क्या होता है, लोकल बॉडी में है, यानी कि हर जगह, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन गांव में है। लेकिन जो भी शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, ठीक है, जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, वहाँ पर पंचायत नहीं होती है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पेसा होता है। पेसा का मतलब पंचायत का एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया। क्योंकि आपको पता है कि जो भी शेड्यूल्ड एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो शेड्यूल्ड एरिया स्टेट के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, वो शेड्यूल्ड एरिया कहीं ना कहीं सेंट्रल के कंट्रोल में होते हैं। उनका अलग सारी चीज़ें होती हैं, अलग वो नियम मानते हैं, सोसाइटी से अलग रहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पर पंचायत नहीं होती, वहाँ पर क्या होती है, पैसा होती है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। और अगर बात किया जाए, यहाँ पर थोड़ी सी और बात की जाए कि शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था आपको कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास सबसे पहले एक बॉडी थी, दैट इज़ दी SC ST। ठीक है, तो एक SC ST की बॉडी थी जिसके लिए नियम भी था, जैसे मैंने बताया। जैसे जो ऑप्शन 2 है वो क्या बोल रहा है कि उन पर कोई भी दिक्कत बनती है, ठीक है, उनके अगर राइट्स का डिप्रिविएशन होता है सेफ गार्डिंग करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि SC ST में इनकी सेफ गार्डिंग के लिए हमारे पास एक नियम भी था, दैट इज़ दी SC ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट, एट्रॉसिटीज़ एक्ट ऑफ 1989। ठीक, तो ये SC ST एट्रॉसिटी एक्ट ऑफ 1989 था हमारे पास। ठीक, और हमने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया, 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत हमने क्या किया, इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत हमने SC ST की जो पूरा जो कमीशन था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ द नेशनल कमीशन ऑफ SC और नेशनल कमीशन ऑफ ST। ये बना था, इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 2004 में हो गया था। तो यहाँ से ये पता रहना चाहिए। और इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी अंडर दी आर्टिकल 338 के अंतर्गत नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट को रख दिया, ये ट्राइब है, ठीक है, सॉरी ये ट्राइब है। और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब को रख दिया हमने अंडर आर्टिकल 338A। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ से एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अगर कोई भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कई सारे प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, कई सारे प्रोविजंस होते हैं अगर किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना है। जैसे अगर कुछ प्रोविजंस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले कि वो जो होना चाहिए, जो पॉपुलेशन होनी चाहिए, जो पॉपुलेशन होनी चाहिए उस ट्राइब की, ठीक है ना, ट्राइब की जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो धीरे धीरे कम हो रही हो, एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक, यानी कि उनका जो कल्चर है वो क्या हो, काफ़ी अलग हो। तीसरा,
उनकी जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए या किसी और चीज़ों के लिए, वो क्या हो, प्री एग्रीकल्चरल लेवल की हो, प्री एग्रीकल्चरल लेवल की क्या हो उनकी टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, तो एक तो ये होनी चाहिए। फिर उनका जो लिटरेसी लिटरेसी का जो रेट है वो भी क्या हो, काफ़ी कम हो। ठीक है, वो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, ठीक है, जो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे वो क्या हो, अलग हो, यानी कि उससे वो क्या हो, डिफरेंट हो, उसके टच में नहीं हो। ठीक है, तो ये अगर ये चार पांच कंडीशंस हैं, अगर कोई भी ट्राइब इन चार पांच कंडीशंस को कंप्लीट करती है, ठीक है, तो वो उसको इंक्लूड किया जा सकता है अंडर दी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब को इंक्लूड करने का जो भी प्रावधान है मैंने बताया था, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट सारा का इसमें पार्टिसिपेशन होता है। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी क्वेश्चन नंबर 38। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनविसाइज्ड एज द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इन्विसेस्ड एज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इनमें से किस में से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात किया गया है। पहले लिखा हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो क्या इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात किया गया है? नहीं, इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात नहीं किया गया है। दूसरा बात कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, क्या इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात किया गया है? बिल्कुल, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जो बात किया गया है वो इसमें बात किया गया है, और ये है हमारा आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 जो है उसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात किया गया है। फिर बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन इन द फोर्स्ड लेबर, इसमें भी बात किया गया है, ये है आर्टिकल नंबर 23। बेसिकली क्या है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें एक टॉपिक आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत दो आर्टिकल आते हैं, दैट इज़ दी आर्टिकल नंबर 23 और 24। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल नंबर 23 है प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज और प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो ये क्या है, ये आता है अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। उस हिसाब से 39 का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो क्या हो गया, सी हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्ड टू द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया की आज़ादी हुई थी, इंडिया को आज़ादी मिल गई थी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। वैसे तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में ही लागू हो गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जैसा आपको पता है, वो दिन एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में पहले से मनाया जा रहा था, स्वराज दिवस के उपलक्ष्य में, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने चुना। यहाँ बात करते हैं कि इसके रिगार्डिंग, इंडिपेंडेंस एक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स दैट द इंडिया कैन अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश इन रिलेशन टू द इंडिया इंक्लूडिंग द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इटसेल्फ। यानी कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो भी इंडिया है वो किसी भी लॉ को हटा सकता है, अल्टर कर सकता है, मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन रिलेशन टू द इंडिया, इंक्लूडिंग वो अगर चाहे तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को भी हटा सकता है, कोई नया लॉ ला सकता है। क्या सही है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट अबॉलिशेस द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, गवर्नर जनरल इन इंडिया। ठीक, तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक, द एक्ट अबॉलिश ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया एंड प्रोवाइडेड फॉर द ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल, यानी कि जो भी इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया था उसने जो वाइसरॉय, उसने जो भी वाइसरॉय का जो पद था वो ख़त्म कर दिया था, और गवर्नर जनरल का जो पद है वो हर एक स्टेट के लिए क्या किया था, प्रोवाइड किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता है दो इट डिक्लेयर द इंडिया एज द इंडिपेंडेंट इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट। ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब। क्यों? क्योंकि
1947 से ही इंडिया जो है वो टोटली फ्री हो गया था फ्रॉम द ब्रिटिश पैरामाउंसी, और इंडिया बन गया था एक सॉवरेन कंट्री। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए कि इंडिया क्या हो गया था, टोटली फ्री हो गया था, ठीक है ना। और हम बन गए थे क्या, रिपब्लिक, यानी कि हमने हेड को खुद ही नॉमिनेट करा था, हमारा कोई भी हेड नहीं था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा सिर्फ ऑप्शन 1 करेक्ट है, यानी कि 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं 41 को। इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया देन द पावर टू स्पेसिफाई दैट द पीपल ऑफ द फॉरेन टेरिटरी शैल बी द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया इज वेस्टेड इन दी। ये किस में वेस्ट किया गया है, तो देखा जाए तो ये बात की गई है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। देखिए हमारा जो संविधान है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में इतना सिर्फ बोल रहा है कि अगर इंडिया ने थोड़े समय बाद किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, जैसे हमने सपोज पाकिस्तान को पूरा कैप्चर कर लिया, तो पाकिस्तान को कैप्चर करने के बाद जो पाकिस्तान के सारे लोग हैं वो इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट की चीज़ों में आता है। ठीक है, इंडिया का अगर बात की जाए तो इंडिया में जो जैसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसके कई सारे पार्ट हैं। तो जो पार्ट ए है, पार्ट फर्स्ट है, वो बात करता है किसके बारे में, वो बात करता है यूनियन और टेरिटरीज़ के बारे में। ठीक, और ये जो आर्टिकल चलता है पार्ट ए का, जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 1 to 4, यानी कि आर्टिकल 1 से 4 तक की बात इसमें करते हैं पार्ट 1 में, जिसमें ये बताया गया है कि यूनियन और स्टेट्स के बारे में। ठीक है, कि इंडिया के यूनियन कौन है, स्टेट कौन है, कितना जो जोग्राफिकल एरिया वो कितना क्या है। फिर उसके बाद पार्ट 2 में जो बात की गई है, पार्ट 2 में बात की गई है सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 में बात की गई है सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप के बारे में ये बात करते हैं 5 से 11। फिर मैंने बताया था कि पार्ट 3 में बात की गई है फंडामेंटल राइट के बारे में, जो बात करता है 12 से 35। फिर मैंने बताया था कि पार्ट 4 में बात किया गया है डीपीएसपी के बारे में, जो बात करता है 36 से 51। फिर मैंने बताया था कि पार्ट 4 ए में बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो बात करता है 51 ए में। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में, पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में जो सिटीजनशिप चीज़ है, तो वहाँ पर ये बताया गया है कि सिटीजनशिप लेने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, आप एक नेचुरल प्रोसेस से सिटीजनशिप ले सकते हो। ठीक है, आप सिटीज़न बन सकते हो बाई बर्थ भी आप सिटीज़न बन सकते हो। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि बाई बर्थ से बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फॉरेन टेरिटरी से आप इंडिया में आए हैं तो वहाँ से भी सिटीजन बन सकते हैं, या इंडिया ने अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया है बेसिकली, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। तो कई सारे प्रावधान हैं, और सिटीजनशिप का जितना भी मुद्दा है, यानी कि जो सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट है वो आता है अंडर यूनियन गवर्नमेंट। तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द आर्टिकल 17। आपको पता है आर्टिकल जो 17 है वो बात करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अच्छा, इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट अबोलिशेस दी अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, यानी कि किसी भी तरह की जो भी अनटचेबिलिटी है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको ये अबॉलिश कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि किसी भी तरह की जो अनटचेबिलिटी है हम उसको अबॉलिश करते हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, फिर बात करते हैं अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द आर्टिकल अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 17। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, ये पूछा गया है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर बात कर रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो पहला जो हम बताया मैंने कि अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, की किसी भी तरह की जो अनटचेबिलिटी है उसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सही है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड इन द अंडर द आर्टिकल 17। तो अंडर द आर्टिकल 17 अगर देखा जाए तो अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया हमने कहा कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की है, पर प्रॉपर अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है वो हमने नहीं बताया है। समय समय पर बहुत सारे कोर्ट केस के जजमेंट हुए हैं जिसमें इसका मीनिंग धीरे धीरे क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत। हमने अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया है। नेक्स्ट लिखा इट इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट
इसको बताया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्टेट के अगेंस्ट इसको नहीं बताया गया है। इसको अनटचेबिलिटी अगर किसी इंसान के अगेंस्ट जा रही है या उसके अगेंस्ट प्रैक्टिस की जा रही है तो वहाँ पर भी इसका क्या किया गया है, इसका अपोज किया गया है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि एक है आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में डेफिनीशन ऑफ स्टेट दिया गया है, ठीक है, डेफिनीशन ऑफ स्टेट कि भाई साहब आखिर स्टेट है क्या। तो उसमें बताया गया है कि स्टेट जो है वो पीएसयू है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो सकती है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट की एंटिटी हो सकती है, कोई प्राइवेट एंटिटी हो सकती है, ठीक है, कोई इंसान भी हो सकता है, इस तरह, सॉरी इंसान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की बात वहाँ पर की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955। ये बिल्कुल सही है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको बताया गया है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955। अब देखिए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही हो गया, तो पहला और फोर्थ सही हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी में भी क्या लगेंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर सपोज़ आपको लेट से आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, यहाँ पर एक, आपको नहीं कहता, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है ए, अब इस ए को एक ऐसी बीमारी हो गई है जो छूने से फैलती है, ठीक है, या पानी के कांटेक्ट में आने से फैलती है, ठीक। अब यहाँ पर एक कुआं है, ठीक है, एक यहाँ पर कुआं है और इस कुएं से ए जा रहा था पानी भरने के लिए, ठीक। अब जैसे ही ये पानी भरने के लिए जा रहा था तो लोगों ने रोक दिया इसको, भाई देखिए ऐसा है, आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं। तो इन्होंने पूछा, ए ने पूछा बी से कि भाई हम क्यों कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं। इन्होंने कहा आप नहीं भर सकते हैं। ए चला गया कहाँ पर, ए चला गया पुलिस के पास, उसने कोर्ट केस कर दिया कि ये भैया ये क्या कर रहे हैं, ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है, बी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है। उस कंडीशन में क्या है कि बी देखा जाए, बी जब जाएगा कोर्ट में तो ये बताएगा भाई साहब श्रीमान हम अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, जज के सामने बताएगा वो ये कहेगा कि क्योंकि इनको एक ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलती है, तो इस वजह से हमने इनको मना किया था कि उसमें पानी ना पिए। तो ये क्या है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे सपोज आप जैसे सपोज कि आप, ये ए बंदा है अगेन, ये एक एग्ज़ाम में अप्लाई कर रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम में अप्लाई किया और उसके बाद लेट से ये एससी था, इसी कैटेगरी का थी एससी, एग्ज़ाम में इसने अप्लाई किया, एग्ज़ाम में अप्लाई करने के बाद इसको एग्ज़ाम ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है, यानी कि ये पास नहीं हुआ एग्ज़ाम में, फेल हो गया, ठीक। अब ये कोर्ट चला गया, ठीक, इसने यूपीएससी के ऊपर सपोज, या सपोज किसी यूपीएससी नहीं लेते हैं, कोई एक टेट है, स्टेट टेट, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके ऊपर केस कर दिया भाई कि देखिए ऐसा है, यूपी के टेट ने हमें पास नहीं किया, तो यूपी, और इसलिए नहीं किया, ये ए क्या कह रहा है, इसलिए नहीं किया क्योंकि हम एससी कैटेगरी के हैं। पर जो स्टेट का डेटा वो कहेगा कि भैया हमने आपको इसलिए नहीं पास, इसलिए नहीं रोका कि आप, इसलिए नहीं फेल किया कि आप एससी कैटेगरी थे, इसलिए फेल किया क्योंकि आपके जो नंबर थे 70 थे और कट ऑफ था कितना, 90। तो ये क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो अब आप समझ गए होंगे शायद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। तो ये हमने बात किया 42 के बारे में। अब हम बात करेंगे 43 के बारे में। 43 क्या बात कर रहा है, 43 बात कर रहा है कि डार्क जीनोम ऑफन सीन इन द न्यूज़ रिफर्स टू, यानी कि जो डार्क जीनोम है जिसके हम जिक्र करते हैं, ये क्या है। तो बेसिकली ये क्या है, ये those regions of the DNA of which we have minimal knowledge and whose biological functions are not known too much, यानी कि those DNA, वो डीएन के वो जीन है जहाँ पर क्या है हमें मिनिमल नॉलेज है, ठीक है, और उनके बायोलॉजिकल फंक्शन का ज़्यादा हमें पता नहीं है, तो वो क्या है, डार्क जीनोम के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्या 44 के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन शुड बी द पर्सनस फ्रॉम द SC ST एंड OBC, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में उसके जो 1/2 मेंबर हैं वो कहाँ से होने चाहिए, 1/2 मेंबर होने चाहिए, 1/2 मेंबर होने चाहिए कहाँ से, SC ST और OBC कम्युनिटी से। फिर बात करते हैं द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, उनको गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट की हेल्प से रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, इसमें शायद कुछ गड़बड़ी हो गई। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो बात किया गई है कि स्टेट 1/2 द मेंबर ऑफ द
कमीशन शुड बी अपॉइंटेड फ्रॉम द स्टेट SC और SC और OBC, तो ये जो हो जाएगा, ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो लग जाएगा कि 1/2 मेंबर नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसने स्पेसिफाई नहीं किया है एक्चुअली जो भी कमीशन है, ठीक है, उस कमीशन ने ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, तो जब मेंबर कितने होंगे ये स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये इस वाली की भी हम बात नहीं करेंगे। तो जो ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो मेंबर हैं वो रिमूव होंगे बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ओके, और अगर इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जाएँ जो आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि 1/2 जो मेंबर हैं वो बेसिकली कमीशन में नहीं होने चाहिए, पर हाँ जो 1/2 मेंबर हैं आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1/2 मेंबर हैं ये जो 1/2 मेंबर हैं उसके, ठीक है, ये जो मेंबर हैं ये 10 साल तक, ठीक है, 10 साल तक कहीं ना कहीं काम किए होने चाहिए अंडर दी गवर्नमेंट एजेंसी। यानी कि जो भी मेंबर उसमें काम कर रहे हैं उसके 1/2 जो हैं वो गवर्नमेंट एजेंसी में कहीं ना कहीं काम किए होने चाहिए 10 साल तक, ये पता होना चाहिए। जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा था कि जो मेंबर हैं वो जो भी मेंबर हैं वो रिमूव किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात किया जाए तो इसके जो मेंबर्स हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो तो गवर्नर करेगा, ठीक है, पर उनका जो अगर रिमूवल के बारे में बात किया जाए तो वो जो रिमूवल है वो गवर्नर नहीं करेगा, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, उनका रिमूवल कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और उनका रिमूवल का जो ग्राउंड होता है वो वैसा ही होता है जैसे जो यूपीएससी के जो भी चेयरपर्सन या जो भी यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं उनका जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से रिमूवल होता है किसका, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ये हमारा हो गया 44 क्वेश्चन। 44 का आंसर क्या हो गया, 44 का ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात किया जाए। सो क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और द कमेटी एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। आपको पता है कि हमारे जो स्टेट्स थे उनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो उनमें से बात कर रहा है कि कौन सा एक्सेप्ट किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन को एक्सेप्ट किया गया एज द लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। पहला है धर कमीशन, ठीक है, पहला है धर कमीशन, ठीक है। तो धर कमीशन जो है ये आंसर नहीं है, ठीक है। जो धर कमीशन है बेसिकली ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1948 में आया था, ठीक है। ये बात कर रहा था कि हम स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक। यानी कि ये बोल रहे थे कि हम स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे करेंगे। ये कौन बोला था, धार कमीशन। और यही बात कौन कर रहा था, जेपीवी, की स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशंस। बट फजल अली कमीशन जो था वो ये कमीशन था, फजल अली कमीशन जो है ये इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो 1953 में किया गया था, ठीक है। और ये इसने बात किया था कि जो स्टेट का हम डिवीज़न करेंगे वो हम लैंग्वेज बेसिस पे या लैंग्वेज के क्राइटेरिया पे या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस में आप कहना चाहें कर सकते हैं। बट इवन दो फजल अली कमीशन ने वन स्टेट और वन स्टेट और वन लैंग्वेज के जो फॉर्मूला है उसको क्या कर दिया, उसको खारिज कर दिया था। तो ये यहाँ से आपको पता होना चाहिए फजल अली कमीशन जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपॉइंट किया गया था। तो उस हिसाब से 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मतलब कि ओनली 3 ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया फजल अली कमीशन के बारे में बात हो गई। फजल अली कमीशन ने जब ये प्रपोजल दिया था उसके बाद 1956 में, उसके बाद 1956 में आंध्रा जो आंध्रा स्टेट है ये पहला स्टेट बना था जो कि लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म हुआ था, ठीक है। और ये भी ये जो स्टेट फॉर्म हुआ था तो इसमें भी एक इंसान का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ दी पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है। तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, बेसिकली हंगर स्ट्राइक की थी। वो जो हंगर स्ट्राइक थी वो 56 दिन चली थी, 56 डेज, जिसके बाद इनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद आंध्रा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जो कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल और
तेलुगु स्पीकिंग और बाकी अलग पीपल को उनको क्या किया, अलग कर दिया गया वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। दिस वाज रिगार्डिंग दी लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे इसको अलग कर दिया गया और आंध्र स्टेट जो था वो फर्स्ट स्टेट बना लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर हम बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। 46 क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बात कर रहा है कि द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दैट इज़ द NHRC और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दैट इज़ द SHRC आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, ठीक है, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, उनका अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। ठीक है, बट उनका रिमूवल कौन करता है, उनका जो रिमूवल करता है वो करता है प्रेसिडेंट। पर यहाँ पे और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें उनका अपॉइंटमेंट और उनका रिमूवल ये दोनों ही कौन करते हैं, ये प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो पहला बोल रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में उसका जो अपॉइंटमेंट करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा, जबकि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में तो गवर्नर करता है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो रिमूवल के लिए जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, रिमूवल की जब बात आएगी उस कंडीशन में दोनों ही केसेस में प्रेसिडेंट काम करता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं 47 क्वेश्चन नंबर के बारे में। 47 क्वेश्चन नंबर क्या बात करता है, 47 क्वेश्चन नंबर बात करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशंस इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स अंडर दी आर्टिकल 26। यानी कि आर्टिकल 26 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें कौन सी ऐसी नेसेसरी कंडीशन है जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी जब भी वो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 ये बात करता है किसका, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स विद अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, यानी कि अगर आप रिलीजियस अफेयर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ कई लोग होने चाहिए जो कि एक सिस्टम ऑफ बिलीफ के अंतर्गत काम करें, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अ ग्रुप विद अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी ग्रुप है उसकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक बिलीफ में काम करे, ये भी सही है। थर्ड लिखा हुआ है कलेक्टिव दी कलेक्टिव हैज़ अ डिस्टिंक्टिव नेम। ठीक है, यानी कि जो कलेक्टिव है उसका क्या होना चाहिए, एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। फिर बात करते हैं फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ लिखा हुआ है द ग्रुप हैज़ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इट्स ओन, खुद का ही रिलीजियस टेक्स्ट हो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि उनका कोई रिलीजियस टेक्स्ट होगा। ठीक है, वो तो किसी बुक या किसी रिलीजन को फॉलो करेंगे। फिर पाँचवा लिखा हुआ अ लीडर हु प्रीच्ड अ डिस्टिंक्ट डॉक्ट्राइन, ऐसा भी कुछ नहीं है, यानी कि जो पहला और दूसरा और तीसरा है जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में ये बताया गया था कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी तभी वो रिलीजियस डिनोमिनेशन की कैटेगरी में आ पाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं। पहला है कि जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, वो एक सेट ऑफ बिलीफ के साथ काम करें, एक सिस्टम ऑफ बिलीफ हो। ठीक है, बिलीफ का मतलब क्या है, एक कॉमन डॉक्ट्राइन हो। ठीक, उस कॉमन डॉक्ट्राइन के अंतर्गत वो काम करेंगे और अपने स्पिरिचुअल वेल बीइंग को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या किया कि ये जो भी लोग हैं जो कॉमन बिलीफ को कर रहे हैं उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक, तीसरी बात की कि उनका जो भी एक सेगमेंट है, जो भी रिलीजन का सेगमेंट है उसका क्या होना चाहिए, एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये 3 क्राइटेरिया को कोई फुलफिल कर रहा है तो वो रिलीजियस, तब हम उसको ओवरऑल क्या कह देंगे, उसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन
है। ठीक, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 25 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसको समझना, कि जो आर्टिकल 25 है उसमें लिखा हुआ है, उसमें उसके दो पार्ट है बेसिकली। एक लिखा हुआ है क्या, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक, एंड फ्रीडम टू प्रोपोगेट द रिलीजन। यानी कि जो आर्टिकल 25 है उसमें लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है आपके पास, दो पार्ट हैं बेसिकली इसके, और फ्रीडम टू प्रोपोगेट द रिलीजन। आप रिलीजन को क्या कर सकते हो, आप रिलीजन को प्रोपोगेट भी कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये जो पहला पार्ट है, ये जो है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है। क्या है ये, एब्सोल्यूट है, ठीक। बट ये जो है सेकंड पार्ट, फ्रीडम टू प्रोपोगेट द रिलीजन, इसमें आता है क्या, ये है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कहने का मतलब क्या, देखें, अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, सारी चीज़ें मानते हैं, कंसाइंस, ठीक है ना, किसी को मानना ये एब्सोल्यूट है, आप किसको भी माने, कितने लोगों को भी माने, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट जब भी आप अपने फ्रीडम को, अपने रिलीजन को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, फैला रहे हो हर जगह, उसमें कई सारे नियम होंगे कि किस तरह से आप वो चीज़ें करेंगे। तो ये आता है अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसमें कोर्ट क्या लगा सकती है, कोर्ट इसमें बेसिकली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये यहाँ से चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, ठीक। फिर हम बात करते हैं क्या 48 क्वेश्चन नंबर के बारे में। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था कि आपको जो पार्ट 4A है, उसमें पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र किया गया है, जिसके लिए जो आर्टिकल आता है वो क्या आता है, 51A, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है 48 में, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड द ह्यूमनिज्म। ये भी बिल्कुल सही है कि ये क्या है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट बोल रहा है टू इंकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। टू पे टैक्स, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। टू कास्ट वोट, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल जो हैं वो 10 हैं। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड की थी, तो अब टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितनी हो गई, 11। 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की है वो हमने ऐड की है बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक। और वो है क्या, वो है राइट टू एजुकेशन, ठीक। राइट टू एजुकेशन जो हमने ऐड किया था, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। राइट टू एजुकेशन हमने ऐड किया है आर्टिकल 21A में। तो राइट टू एजुकेशन जो है, देखा जाए जो राइट टू एजुकेशन है, अगर मैं एजुकेशन के बारे में बात करूँ, तो जो राइट टू एजुकेशन है उसका जो मेंशन है वो तीनों जगह है। फंडामेंटल राइट में भी राइट टू एजुकेशन मेंशन है, कहाँ पर, अंडर आर्टिकल 21, ठीक। और उसके बाद DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भी एजुकेशन का मेंशन है अंडर आर्टिकल 45। और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें अंडर द आर्टिकल 51A उसमें राइट टू एजुकेशन का मेंशन है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, जो हमें चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है, करे ना करे कोई बाउंडेशन नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि जैसे बात किया जाए, जो फंडामेंटल एक राइट हो गया, और उसके बाद DPSP हो गया, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। तो जो फंडामेंटल राइट है ये क्या है, ये इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, इन्फोर्सेबल है। पर DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो DPSP है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी है, और जो DPSP है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। बट जो फंडामेंटल राइट है वो कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है, वो इन्फोर्सेबल हैं। यानी कि इसके लिए आप, अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आप अंडर आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हो। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए, पर 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए भी, और उसके साथ साथ कोई आपका लीगल राइट वॉलेट हो रहा है तो उसके लिए भी। यानी कि रिट के मामले में ज़्यादा ताकत किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास? तो ज़्यादा ताकत है हाई कोर्ट के पास, क्योंकि हाई कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के लिए जा सकते हैं। लेकिन अंडर आर्टिकल 226, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ आप अंडर आर्टिकल
32 जा सकते हैं, वो भी सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए। तो इस वजह से ये हमने डिस्कस यहाँ पर चीज़ें कर ली, इतना पता होना चाहिए आपको। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कास्ट टू वोट, तो ये हमने बताया था आपको कि ये आता है आर्टिकल 326 में आपके अंतर्गत आता है क्या, कास्ट वोट मतलब कि राइट टू वोट। और राइट टू वोट को किस नाम से जानते हैं, राइट टू वोट को नाम से जानते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, या फिर इसको एक और नाम देते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये राइट टू वोट के नाम से इसको जानते हैं। और ये आता है किसमें, आर्टिकल 326 के अंतर्गत। अगर आपसे पूछ ले कि जो वोटिंग राइट है हमारा, वो कैसा राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कैसा राइट है, तो जो वोटिंग है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कैसा राइट है, ये आप बोल दोगे या तो लीगल राइट है, या बोल दोगे कैसा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इतना पता होना चाहिए आपको रिगार्डिंग दी। और एक और चीज़ आप पता कर सकते हैं कि जो 25 जनवरी 1950 को वो बना था क्या, इलेक्शन कमीशन बना था। ठीक, इसी वजह से जो 25 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वोटर्स डे। ठीक, ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक, और टैक्स के बारे में बात किया जाए तो आपको पता है टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, गवर्नमेंट की ज़्यादा कमाई किससे होती है, डायरेक्ट टैक्स बहुत आता है इन कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कैसा टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट है, लेड डाउन बाय द वेरियस कोर्ट ऑफ द जजमेंट। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा संविधान सेक्युलर है, ये बिल्कुल सेक्युलर है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। वैसे अगर ठीक है इतनी बात करेंगे इसमें, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये सही है। दूसरा बात क्या है, सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन दी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, तो क्या हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। फिर हम बात करते हैं कि सोशलिस्ट स्टेट, क्या ये हमारे संविधान का पार्ट है, नहीं, सोशलिस्ट स्टेट हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक, तो यहाँ से ये भी हमको पता हो गया, सोशलिस्ट स्टेट हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, क्या हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी मैंने बताया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे आर्टिकल 25 में ही मैंने बताया आपको कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का प्रावधान है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ठीक है, तो ये यहाँ से चीज़ें हमको पता होना चाहिए। अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग की बात करें, थोड़ी सी डिटेलिंग की बात करेंगे। तो मैंने बताया कि इंडिया का जो संविधान है वो कैसा है, सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब इंडिया जो कंट्री है वो कैसी है, सेक्युलर है। इसका मतलब कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी धर्म इसे एक व्यक्ति विशेष या जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, यानी कि हमारे जो कंट्री का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं है। वैसे जो सेक्युलर टर्म है ये इसको ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के टाइम पे ये सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था, यानी कि हम सारे धर्मों को क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक, कोई एक विशेष धर्म को एक विशेष स्थान नहीं दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन दी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यस, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर हमने मेंटेन किया है। लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर वही मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लेजिस्लेचर कैसा लेजिस्लेचर है हमारे पास जो लेजिस्लेचर है वो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये सेंट्रल के लेवल पे भी है, स्टेट के लेवल पे भी 2 सदन हैं। इसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होते हैं, एमएलए होते हैं। इसमें कौन होते हैं, एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा में कौन होते हैं, लोकसभा में एमपीज़ होते हैं, राज्यसभा में भी क्या होते हैं, एमपीज़ होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हर राज्य में नहीं है, सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिनमें से कुछ राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, तो इन राज्यों में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है।
ठीक। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो निर्माण होता है वो किसके अंतर्गत होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण होता है अंडर आर्टिकल 369। तो अंडर आर्टिकल 369 के अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करेगा कौन? लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करेगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कर भी सकती है और उसको अबॉलिश भी कर सकती है। ठीक। दूसरी चीज़, किन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण होगा? उन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण होगा जहाँ का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली से वर्कलोड ना संभल रहा हो, इसलिए हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो भी लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पीएसयू हो या किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब में है, वो सारे किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। पुलिस भी किसका पार्ट है? पुलिस भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अगर पार्लियामेंट के संक्षेप में कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या किसका पार्ट है? वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव इज़ द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अगर मैं एक बड़ा सा गोला ड्रा करूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि लेजिस्लेचर और यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव इज़ द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत ही तो लेजिस्लेचर के अंतर्गत ही तो एग्जीक्यूटिव होगा। लेजिस्लेचर क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, और उन्हीं लोकसभा के अंतर्गत से ही तो एग्जीक्यूटिव चुन रहे हैं। एग्जीक्यूटिव है कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसको ऐसे लिखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव है। एक आर्टिकल और पता होना चाहिए आपको, वो उसको बोलते हैं आर्टिकल 50, जो मैंने बताया था। ये क्या बोलता है? ये बोलता है क्या? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन, किसके बिटवीन? बिटवीन द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो भी सेपरेशन ऑफ पावर है वो कौन करेगा? वो आर्टिकल 50 में मेंटेन किया गया है। आर्टिकल 15 किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 15 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी में कितने आर्टिकल हैं? डीपीएसपी में 36 से 51 आर्टिकल हैं। 51A में कौन आता है? 51A में फंडामेंटल ड्यूटी आती है। फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है? फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में। सब याद होना चाहिए आपको। ठीक, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की मैंने बात कर ली। ठीक है, अब सोशलिस्ट स्टेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉमन टू बोथ द इंटरनल टू बोथ द इंटरेस्ट ग्रुप एंड द पीपल्स मूवमेंट। ठीक, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंटरेस्ट ग्रुप और पीपल के मूवमेंट दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। ठीक, तो इसकी बात की जाए, बोथ अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस दी पॉलिटिक्स विदाउट डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन दी इलेक्टोरल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। देखिए, जो भी पीपल का मूवमेंट मूवमेंट, देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास फंडामेंटल राइट है, हमारे पास अंडर आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, यानी कि लोग अपना मूवमेंट दिखा सकते हैं, कोई अपना जो बात हो रख सकते हैं। तो पीपल का मूवमेंट और इंटरेस्ट ग्रुप को आप ऐसे समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये पीर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये डायरेक्टली इलेक्टोरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ये चीज़ों को क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 1 वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ बोथ हैव लूज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द डिसीजन मेकिंग इज इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। ठीक, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? लूज ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर जो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, बोथ आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द स्पॉन्टेनियस एंड द मास पार्टिसिपेशन। देखा जाए फिलहाल भी ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो उस हिसाब से जो हमारा 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 50 का हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसके कोई और कुछ और एस्पेक्ट के बारे में बात किया जाए, तो जैसे मैंने बात किया कि जैसे मैंने बताया कि ये वाला ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बोथ हैव द लूज कंट्रोल वेयर द डिसीजन मेकिंग इज इनफॉर्मल। देखिए यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? बात दो चीज़ों की कर रहे हैं। पहला बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ग्रुप, जिसको मैं पीर ग्रुप भी कह रहा हूँ, और दूसरा है क्या? पीपल्स मूवमेंट। आपको पता है जो पीपल इंटरेस्ट ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है, वहाँ पर चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वहाँ पर लूज ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता, डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होती है। यानी कि जो इंटरेस्ट ग्रुप है यहाँ पे चीज़ें कैसी हो रही हैं? फॉर्मल हो रही हैं। लेकिन पीपल के मूवमेंट में जो चीज़ें हैं वो कैसी हो रही हैं? इनफॉर्मल हो रही हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन 2 लिखा था कि दोनों में जो इनफॉर्मल हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में इनफॉर्मल तो नहीं हो रही है, एक में हो रही है, एक में नहीं हो रही है। और दोनों में क्या है? डिपेंड करती हैं स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन, नहीं सिर्फ पीपल्स का जो मूवमेंट है उसमें मास पार्टिसिपेशन डिपेंड करेंगी। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ग्रुप में मास पार्टिसिपेशन डिपेंड नहीं करेंगी। और अगर जो पीपल का जो मूवमेंट है उसकी अगर बात की, जैसे आपने कई सारे मूवमेंट सुने होंगे, जैसे नर्मदा बचाओ मूवमेंट सुना होगा आपने। ठीक है, मूवमेंट फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन,
एंटी लिकर मूवमेंट, वुमेंस मूवमेंट, एनवायरनमेंट मूवमेंट। तो ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं पीपल के मूवमेंट में आते हैं, जहाँ पर सारे लोग एक साथ आके सपोर्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, ताकि उसको सही किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने रिवीजन टेस्ट सीरीज़ का 50 जो क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, डू लाइक इट, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि मुझे और इनक्रेज हो सके, मैं और बना सकूँ वीडियो अच्छी अच्छी, और मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। आप लोग का सपोर्ट धीरे धीरे मिल रहा है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें, अपना सपोर्ट को और बढ़ाएं, अपने प्यार को और बढ़ाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर करें, जो भी लोग इससे पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।